Welcome back. In this particular video I am going to discuss about the concept of dictionary of chapter number 2, that is Python revision part 2, which is basically part of unit number 1, programming and computational thinking, and this is part number 5 for this particular unit. इसके प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हमने स्ट्रिंग एंड लिस्ट एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था. यदि आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है या आप उसे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैंने उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है. आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिक्शनरी एक्चुअली, इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी, then how can we create dictionary, and obviously after creating dictionary we will see how can we access elements of dictionary, and also we will discuss about traversing a dictionary, then some dictionary operations like how can we add new elements in dictionary, then updating elements of dictionary, then deleting elements to dictionary, and some dictionary methods as well like clear, item, keys, values and update. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड उसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने रेडी की हुई हैं. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें. तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. ऑब्वियसली बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट डिक्शनरी, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि डिक्शनरी एक्चुअली होती क्या है. तो यदि इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई हैव रिटन दैट डिक्शनरी जो होती है वो बेसिकली जस्ट लाइक स्ट्रिंग एंड लिस्ट, जिसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ये भी एक बिल्ट इन कलेक्शन डेटा टाइप होता है. जब हम बात करते हैं कलेक्शन की, कलेक्शन का मतलब जहां पर कि हम एक से ज्यादा वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर सकते हैं. और जब कलेक्शन डेटा टाइप की बात होती है तो इस कैटेगरी में बेसिकली हम लिस्ट को, स्ट्रिंग को, टपल को, सभी को रख सकते हैं. हालांकि जब कलेक्शन की हम बात करते हैं तो ये दो तरीके से कैटेगराइज की जा सकती हैं, एक ऑर्डर्ड और एक अनऑर्डर्ड. जहां तक बात है डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी बेसिकली होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन एंड यू कैन से द म्यूटेबल एलिमेंट्स. जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी डेटा टाइप की बात करते हैं पाइथन में, तो म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है. और हमने ऑलरेडी म्यूटेबिलिटी को और इम्यूटेबिलिटी को डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस सेशंस में. सो यहाँ पर हम डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है, म्यूटेबल एलिमेंट्स होता है. और जो डिक्शनरी की वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली की और वैल्यू के फॉर्म में होती हैं. की वैल्यू का मतलब ये है, जैसे आपने लिखा x, कोलन लगा के आपने डाला 20, इसका मतलब ये है कि 20 यहाँ पर एक वैल्यू है और x इसकी की है. इन द सेंस इस की का प्रयोग करते हुए हम इस वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे म्यूटेबिलिटी की, तो म्यूटेबल का मतलब ये है कि जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. जहाँ तक बात है इसकी की, एक बार हमने कोई की डिफाइन कर दी तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, मतलब कीज जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं. अनऑर्डर्ड बोलने का मतलब ये रहता है कि डिक्शनरी में जिस भी ऑर्डर में आपने सपोज वैल्यूज को इनपुट किया है, कोई जरूरी नहीं है कि जब आप उसे डिस्प्ले करें या आउटपुट में प्रयोग करें तो वो उसी ऑर्डर में ही वैल्यूज को डिस्प्ले या आउटपुट में दिखाए जैसा कि आपने इनपुट किया हुआ था. उसका कारण ये रहता है कि डिक्शनरीज जो होती हैं इसमें इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग नहीं होती है. तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जब हम डिक्शनरी को डिफाइन करने की बात करते हैं. जहां तक बात है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जैसा अभी मैंने कुछ बातें आपसे की कि डिक्शनरी सबसे पहली बात तो ये कि कीज जो होती हैं इनकी इम्यूटेबल होती हैं, अर्थात की एक बार आपने डिफाइन कर दी उसे हम चेंज नहीं कर सकते. हम जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख रहे हैं, मैं थोड़ी देर में इसे प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगा. उसी तरह से डिक्शनरी के वैल्यूज की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वैल्यूज जो होती हैं दे आर म्यूटेबल इन द सेंस आप उसे चेंज कर सकते हैं. डिक्शनरी की एक और बात जैसे अभी मैंने आपसे कही कि डिक्शनरी जो होती है इसकी इंडेक्सिंग सिस्टम अपने आप से नहीं करता है, क्योंकि डिक्शनरी में जो वैल्यूज होती हैं वो की और वैल्यू के फॉर्म में होती हैं. तो यहाँ पर जो भी कीज आप डिक्शनरी के लिए लेते हैं वो एक्चुअली इस वैल्यू के लिए इंडेक्स का कार्य करती है. इसलिए यहाँ पर जो कीज होती हैं दे बिहेव एज ए इंडेक्स फॉर द गिवन वैल्यू. इसी तरह से डिक्शनरी का जैसे हमने बताया कि अनऑर्डर्ड होता है, मतलब जिस ऑर्डर में आपने डाला कोई जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में आप वैल्यू एक्सेस कर पाएं. और ऑब्वियसली डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो की और वैल्यू के फॉर्म में ही होते हैं. एंड साथ ही साथ जब भी हम डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक लिस्ट हम जानते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में की जाती है,
स्ट्रिंग्स को हम इन्वर्टेड कॉमा में या डबल कोटेशन मार्क में या सिंगल कोटेशन मार्क में लेते हैं। डिक्शनरी को हम एक्चुअली, या डिक्शनरी की जो वैल्यूज होती हैं उसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट जब आप स्टार्ट करते हैं दैट इज बिगिनिंग, एंड जब आप लास्ट एंड करते हैं सो दैट इज विद दिस क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये तो कुछ बातें हुई कैरेक्टरिस्टिक्स की, ऑब्वियसली हमारे डिक्शनरी की। सो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हुई हमारी डिक्शनरी की। चलिए अब हम इसे डिफाइन करने की बात करते हैं, किस तरीके से हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। जहां तक बात है डिक्शनरी को क्रिएट करने की, तो कोई खास बात इसमें नहीं होती। जिस तरीके से हम किसी लिस्ट को डिफाइन करते हैं या स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम डिक्शनरी को भी अपने पाइथन प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको किसी डिक्शनरी का एक नाम लेना होता है या एक उसे नेम के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बाद में हम कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम की वैल्यूज के फॉर्म में, जिन्हें कि हम कॉमा से सेपरेट करते हुए कुछ इस तरीके से डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं, और सारी ही वैल्यूज को लेने के बाद में हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मैं सिर्फ इस तरीके से डिक्शनरी डिफाइन करूं, सो दिस इज व्हाट माय एम्प्टी डिक्शनरी, एंड यदि आप वैल्यूज के साथ लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं इस कर्ली ब्रैकेट में जाके अगर लिखता हूं 10, कॉमा लगा के मैंने डाला b, फिर मैंने डाला 20, फिर मैंने लिया c, एंड इसके बाद सपोज मैंने लेता 30, तो अब ये जो मेरी डिक्शनरी है दिस इज विथ वैल्यूज। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन अ डिक्शनरी। ऐसा नहीं है कि डिक्शनरी को जब आप डिक्लेयर करें या डिफाइन करें तो उसमें जो वैल्यूज होती हैं वो सिर्फ सिंगल वैल्यूज का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिया की ए, इसके बाद इस ए की में मैंने मल्टीपल वैल्यूज डाली लाइक दिस, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिस्ट का प्रयोग किया है। इसी तरह से दूसरी की भी आप लीजिए और उसमें भी आप लिस्ट में वैल्यूज कुछ इस तरीके से डाल दीजिए। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिस्ट वैल्यूज को लिया है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ में डिक्शनरी को डिफाइन कर दिया है। सो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपके डिक्शनरी की डिमांड कैसी है, किस तरीके की वैल्यूज को आपको डालना है। बट देयर इज नो बाउंडेशन बेसिकली जब भी आप किसी डिक्शनरी को लेते हैं या उसकी जब हम वैल्यूज की बात करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जब आप डिक्शनरी डिफाइन करते हैं तो जो उसकी कीज होती हैं, इन कीज को आपको हमेशा यूनिक रखना होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो की होती हैं वो बेसिकली डिक्शनरी में एज ए इंडेक्स प्रयोग की जाती हैं। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम डिक्शनरी की बात करते हैं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम जानते हैं एसोसिएटिव एरे के नाम से। एसोसिएटिव एरे के लिए जैसे अगर मैं बात करूं PHP प्रोग्रामिंग की, जिसका प्रयोग ज़्यादातर हम वेब डेवलपमेंट में करते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप किसी वेबसाइट में जाते हैं तो वहां पर जो भी मेन्यूज आप देखते हैं, सपोज मैं किसी वेबसाइट में जाता हूं और उसके ऊपर में एक मेन्यू आप देखते हैं सपोज नोट्स के नाम से, और जब आप इस नोट्स को क्लिक करते हैं तो इसके अंदर में आप फिर से देख पाते हैं डिफरेंट मेन्यूज को, लाइक IP क्लास 11। तो यहाँ पर एक्चुअली यदि आप ध्यान दें तो ये सब जो है वो बेसिकली मेरी वैल्यूज हैं, और इन वैल्यूज को मेनली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस की नोट्स के नाम से। तो ये बेसिकली यदि मुझे प्रोग्रामेटिकली अपने वेबसाइट के लिए डिफाइन करना है, इसके लिए मैं PHP में इस्तेमाल करता हूँ एसोसिएटिव एरे का, और इसी कॉन्सेप्ट को प्रयोग करते हुए पाइथन में हमने रेडी किया हुआ है डिक्शनरी, जहां पर कि हम नोट्स को एज ए स्ट्रिंग की डिफाइन करेंगे और उसके अलावा उसके अंदर जितनी मर्जी आप वैल्यूज देना चाहें दे सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से हम डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं। जहां तक बात है डिक्शनरी के इनपुट एंड आउटपुट की, तो जैसा अभी हमने देखा कि या तो आप ड्यूरिंग डेफिनेशन ही इसकी वैल्यूज को ले लें, तो ये कुछ स्टैटिक नेचर हो जाता है। बट आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग रन टाइम, जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं, उस दौरान यूजर जो भी वैल्यूज इनपुट करे वो हमारी डिक्शनरी में स्टोर होना चाहिए। तो चलिए उसका भी प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, फिर उसके बाद इसे प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ कैन वी इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज फ्रॉम विद इन डिक्शनरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी ऑल नो दैट कि डिक्शनरी में हमें दो वर्क करना है या दो इनपुट्स करने होंगे, एक हमारा की और दूसरा हमारा वैल्यूज। नाउ ये की वैल्यू का पेयर आप जितनी मर्जी चाहें अपनी डिक्शनरी में ले सकते हैं।
सपोज मैं अपनी डिक्शनरी में 5 की वैल्यू का पेयर लेना चाहता हूं। इसका मतलब मुझे अपने प्रोग्राम में लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले मान लीजिए मैं यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं की, जिसमें कि मैं स्ट्रिंग या कैरेक्टर के फॉर्म में वैल्यूज इनपुट करना चाहता हूं। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं इनपुट, एंड इसके बाद यहां पर मैंने मैसेज डाल दिया एंटर की, एंड इसके बाद में जो भी वैल्यूज होंगी वो मेरी अगर इंटीजर में है तो मैं इस वेरिएबल का इस्तेमाल करता हूं वैल्यू, और यहां पर इसे ले देता हूं इंट के फॉर्म में। आई मीन जो इनपुट मैं करूंगा उसे इंटीजर में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। सो मैंने यहां पे लिख दिया एंटर वैल्यूज, एंड इसके बाद में ये जो की और वैल्यूज हैं इन्हें ही मुझे सेंड करना है सपोज मेरी डिक्शनरी में, और इसके साथ में मैं एसोसिएट करूंगा अपनी इस की को कुछ इस तरह से, और इक्वल टू लगा के मैं इस वैल्यू में जो भी वैल्यूज आएंगी मींस इस वेरिएबल में उसे मैं यहां पर ले लूंगा। तो अगर मैं सिर्फ इतने ही कोड को रन करूं तो मेरी डिक्शनरी में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 5 वैल्यूज को डालना है, सो दैट व्हाट विल आई डू, मैं यहां पर एक फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा और मैं कहूंगा आई इन सपोज रेंज, और अगर मैं इसे 5 कर दूं तो ये मेरा लूप फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में जब आप इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी 5 डिफरेंट की वैल्यू का पेयर मेरी डिक्शनरी में आ जाएगा। और उसके बाद जब आप बाहर जाके इसे लिखेंगे प्रिंट, और इसे यदि आप दे देते हैं डी, तो ये डिक्शनरी की वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। आप चाहें तो इसे कांस्टेंट की जगह एक वेरिएबल भी ले सकते हैं लाइक n, और इस n में यहां पर आप वैल्यू डाल दीजिए हाउ मेनी वैल्यूज यू वांट। मैं इसे यहां पे लिख देता हूं। सो दिस इज हाउ इफ यू टेक इनपुट फॉर n। तो अब क्या होगा कि आप जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपनी डिक्शनरी में डालना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा ये लूप चलेगा। आई मीन जो भी n की वैल्यूज होगी और उस तरीके से हम इनपुट कर पाएंगे। चलिए जितनी भी अभी हमने बातें की हैं इसे प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज माई पाइथन शेल। सो व्हाट आई डू, मैं सबसे पहले एक डिक्शनरी रेडी करके दिखाता हूं बेसिक तरीके से। जैसे मैंने यहां पर अगर इस तरह से लिया तो ये मेरी एम्प्टी डिक्शनरी होगी। इसी तरह से यदि आप इसमें वैल्यूज देना चाहते हैं तो जैसे मैंने लिखा a:12, इस तरीके से मैंने दूसरी की दी b, और यहां पे मैंने डाला 23। चूंकि मैंने यहां पर इक्वल टू नहीं लगाया तो मैं इसे फिर से लिख लेता हूं। सो नाउ यू कैन सी माई डिक्शनरी इज रेडी। अब अगर आप इसे रन करें तो कुछ इस तरह से वैल्यूज आ रही। इसी तरह से यदि आप चाहें तो कोई जरूरी नहीं कि हमारी जो की हो हमारी डिक्शनरी की वो हमेशा स्ट्रिंग ही हो। आप इस तरीके से भी वैल्यूज ले सकते हैं स्ट्रिंग, और की को आप इंटीजर फॉर्म में भी ले सकते हैं। सो मैंने यहां पर इसे ले लिया और इसे आप चाहें तो अब रन करके देखें तो कुछ इस तरह से वैल्यूज आ रही। और इसी तरह से आप चाहें तो डिक्शनरी में जैसा मैंने आपको बताया, लेट सपोज ये मेरी की है तो आप इस तरह से यहां पे लिस्ट के फॉर्म में भी वैल्यूज ले सकते हैं जैसे आप देख पा रहे होंगे। और इसी तरह से मैं यहां पर कुछ वैल्यूज बी के लिए भी ले लेता हूं, एंड इसके बाद में आप एंटर प्रेस कीजिए तो ये मेरी डी रेडी हो चुकी है। आई मीन डिक्शनरी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन में वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट मैं चाहता हूं यूजर इनपुट करे और वो मेरी डिक्शनरी में जाए, तो उसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। सो मैंने स्क्रिप्ट मोड में पाइथन शेल को ओपन कर लिया है। मैं यहां पर अब पूरा कोड लिख देता हूं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज माई प्रोग्राम, जहां पर मैंने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं उसे n में इनपुट कर दिया है। उसके बाद में फॉर लूप के थ्रू मैंने कीज और वैल्यूज को इनपुट करते हुए डिक्शनरी में डाल दिया और उसे डिस्प्ले कर दिया। चलिए इसे एक बार रन करके देखते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन इट इज आस्किंग फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सपोज मैंने डाला 3। नाउ इट इज सेइंग दैट एंटर की, मैंने लिया Q, वैल्यूज डाली 23, फिर मैंने डाला C, इसके बाद 45, फिर मैंने एक और की ली B और यहां पे वैल्यू डाली 12। सो अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए यहां पर ये मेरी डिक्शनरी रेडी हो चुकी है विद ऑल दीज कीज एंड वैल्यूज। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट इनपुट एज वेल एज आउटपुट वैल्यूज फ्रॉम विद इन डिक्शनरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं यहां पर एक टेम्पररी डिक्शनरी ले लेता हूं। नाउ सपोज दैट मुझे यहां पर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसका बेसिक तरीका ये रहता है कि आप डिक्शनरी का नाम लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट लीजिए और उसमें जो भी की है उस की का नेम को आप पास कर दीजिए, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आपके स्क्रीन में आ जाएंगी। सपोज मैं इसे प्रिंट में लिख देता हूं, तो जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे आपके स्क्रीन में आपको वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 10।
तो इस तरह से हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर की नेम्स, जिसे कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करना होता है हमारी डिक्शनरी में। व्हाई दिस स्क्वायर ब्रैकेट? बिकॉज हम जानते हैं जब भी हम किसी इंडेक्स वैल्यू को ऑब्वियसली किसी भी डेटा टाइप के साथ एसोसिएट करते हैं। अगर ये हमारी लिस्ट भी होती तो आप हमेशा इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ये स्ट्रिंग होता तो भी हम कुछ इस तरह से लिखते जहां पर कि वो उस पोजीशन पे, आई मीन इस पोजीशन 2 पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसे आपको एक्सेस करके दे देता। तो ये तो बात हुई किस तरह से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, इसके लिए हमें की का इस्तेमाल करना होता है। बात आती है कि किसी डिक्शनरी से यदि हमें ट्रैवर्सिंग करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ट्रैवर्सिंग का मतलब जाहिर सी बात है डिक्शनरी के सारे ही एलिमेंट्स को या वैल्यूज को एक एक करके डिस्प्ले करना। तो इसके लिए हम यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करते हैं। मैं सीधे कोड आपको लिख के दिखा रहा हूं। जैसे मैंने लिया फॉर आई इन से फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी की वैल्यूज को यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं सो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। यदि मैं यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ डी और उसके बाद इसके ब्रैकेट में आई को डिस्प्ले कर दूं, मैं यहाँ पर डिक्शनरी के एग्जाम्पल लिख ही देता हूँ। सो इस एग्जाम्पल की बेसिस पे यदि आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी आपके स्क्रीन में कुछ इस तरह से वैल्यूज वर्टिकल ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये तो बात हुई किस तरह से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। यदि इस कोड की जगह मैं लिखता प्रिंट और यदि इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज मुझे पहले की डिस्प्ले करना है फिर उसके बाद इक्वल टू लगा के उसकी वैल्यू, सो मैं यहाँ पे लिखता आई, फिर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में इक्वल टू डाल देता, फिर कॉमा लगा के चूंकि मुझे वैल्यू डिस्प्ले करनी है सो मैं सीधे यहाँ पे लिखता आई। अब अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करते तो दिस डिस्प्ले यू लाइक a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी को ट्रैवर्स कर सकते हैं या इस तरीके से भी हम वैल्यूज को डिस्प्ले करवा सकते हैं हमारी डिक्शनरी के। सो ये तो बात हुई डिक्शनरी के ट्रैवर्सिंग की। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ डिक्शनरी के ऑपरेशंस की। डिक्शनरी के ऑपरेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह से हम हमारी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड जब भी हमें डिक्शनरी में नया एलिमेंट करना होता है उसके लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि की जो होती हैं वो हमारे डिक्शनरी में चूंकि यूनिक होती हैं, तो एक तो यूनिक की आपको डालनी है और ये आपको ये इंश्योर करना है कि की इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द डिक्शनरी। मतलब अगर एग्जिस्ट कर रहा है कोई की और आप उसी की को ऐड करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है वो ऐड होने की जगह क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। मतलब अगर आप एग्जिस्टिंग की का ही नाम लेके नया एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करें तो जो पुरानी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है की वो अपने आप क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। तो जब भी आपको नया एलिमेंट ऐड करना होता है उसके लिए हम सीधे लिखते हैं डी, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में जाके आपको की का नाम मेंशन करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू डाल दीजिए और आप वैल्यू डाल दीजिए, आपका नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आपको किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को अपडेट करना होता है तो सेम वही बात है जैसा अभी हमने कहा, आप डी लीजिए, की का नाम मेंशन करिए, इक्वल टू लगा के वैल्यू डाल दीजिए। और इसी तरह से यदि आपको किसी एलिमेंट को डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए एक्चुअली हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे डेल मेथड का। डेल लगाने के बाद आप डिक्शनरी का नाम डालिए और उसके बाद उसके साथ में यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए उसकी की का, तो जो भी कोरेस्पॉन्डिंग की से रिलेटेड वैल्यूज होंगी वो पूरी की पूरी डिलीट हो जाएंगी आपकी डिक्शनरी से। या इसके अलावा हम यहाँ पर पॉप मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज माई डिक्शनरी नेम इज डी, तो अगर आप लिखते हैं डी डॉट पॉप और इसके ब्रैकेट पे जाके आपको की मेंशन करनी होगी क्योंकि पॉप के अंदर आपको इंडेक्स वैल्यू सेंड करनी होती है। तो जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो पॉप क्या करेगा, इसकी वैल्यू को आपको रिटर्न करेगा एंड आफ्टर दैट उस वैल्यू को ऑब्वियसली की के साथ में डिलीट कर देगा। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम जब आप डी को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे वो वैल्यू वहां से पूरी तरह से डिलीट हो चुकी है। चलिए इसे भी प्रैक्टिकली एक बार हम करके देखते हैं। सो एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में जो अभी हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था, ये मेरी डिक्शनरी है जिसकी कुछ वैल्यूज हैं। अगर मुझे इसमें नया आइटम ऐड करना है तो आई कैन सिंपली राइट से फॉर एग्जांपल डी के ब्रैकेट में मैंने डाला ए और इक्वल टू डाल के अगर मैं डालता हूं 34 तो ये वैल्यू ऐड हो चुकी है। अब आप इस तरह से यदि आप देखें तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। इसी तरह से यदि एग्जिस्टिंग एलिमेंट को वैल्यू को अपडेट करना हो तो उसके लिए जैसे मैंने लिखा क्यू एंड इक्वल टू आप डाल दीजिए 400 एंड इसके बाद में अगर आप देखें क्यू की जो वैल्यू है वो अपडेट हो चुकी है
और यदि आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू डिलीट करनी हो उसके लिए आप del का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं जाके लिखता हूँ D, और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ से A, एंड अगर आप इसे एग्जीक्यूट करके फिर से D को प्रिंट करें तो आप देखें मेरा D यहाँ से डिलीट हो चुका है। और इसी तरह से आप चाहें तो D.pop का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे पॉप लिया और इसके अंदर Q डाल दिया। इसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो ये पहले वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एंड जब आप नेक्स्ट टाइम आप इसे डिस्प्ले करें तो आप देखें ये वैल्यू आपकी यहाँ से डिलीट हो चुकी। सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं डिक्शनरी में कौन कौन से मेथड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिसे मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लियर की। तो क्लियर का मतलब होता है इट क्लियर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी। हम इन्हें भी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आइटम्स की, तो आइटम बेसिकली क्या होता है कि डिक्शनरी में जितनी भी अवेलेबल वैल्यूज होती हैं पेयर के फॉर्म में, उन्हें ये एज ए लिस्ट आपको रिटर्न करता है। और जब हम बात करते हैं कीज की, तो बेसिकली कीज जो होता है इट ओनली रिटर्न्स द कीज ऑफ द डिक्शनरी। यहां पर मेन बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि जो भी वैल्यूज जो कीज रिटर्न हो रही है वो हमेशा लिस्ट के फॉर्म में होती है। और उसी तरह से अगर आप वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं तो ये डिक्शनरी में अवेलेबल वैल्यूज की लिस्ट को आपको रिटर्न करता है। इसी तरीके से जब बात होती है अपडेट की, तो अपडेट का मतलब होता है मर्जिंग टू डिक्शनरीज विथ यूनिक की वैल्यू पेयर्स। एंड फाइनली पॉप वी ऑल नो दैट यूज्ड टू डिलीट a particular item from the dictionary. So these are the purpose of all these methods. चलिए इसे practically हम execute करके देखते हैं Python shell पे। So this is my Python. So what I do, चूंकि मेरी डिक्शनरी में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है आप देख सकते हैं, तो मैं कुछ और एलिमेंट्स पहले इसमें ऐड कर देता हूं। So now when you press, मेरे पास डिक्शनरी में कुछ 4-5 आइटम्स हो चुके हैं। अब इसकी बेसिस पे सबसे पहली बात हम करते हैं D.items की। तो यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें तो आप देखें कि एज ए टपल ये सारी वैल्यूज का लिस्ट कलेक्शन आपको रिटर्न कर रहा है। सो दिस इज व्हाट द आइटम्स। एंड इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ D.keys, एंड अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखिए ये सिर्फ आपको लिस्ट ऑफ कीज रिटर्न कर रहा है। और इसी तरह से यदि आप लिखते हैं D.values, एंड इसे अगर आप एग्जीक्यूट करें तो आपको सिर्फ वैल्यूज की लिस्ट मिल जाती है। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे क्लियर मेथड इस्तेमाल करूं तो यहाँ पर ये डिक्शनरी के सारे आइटम्स को डिलीट कर देगा। बट उससे पहले हम यहाँ पर अपडेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर D1 ले लेता हूँ जिसमें कि मैं 2 कीज लेता हूँ, एक तो डुप्लीकेट ले लेता हूँ और एक यहाँ पे ले लेता हूँ यूनिक की इस डिक्शनरी के लिए। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि जो हमारी D में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज एक X और यहाँ पे डाल दिया 89। इसके बाद में आप एग्जीक्यूट करके D1 को भी रन कर लीजिए तो ये सक्सेसफुल हो गया। अब अगर मैं लिखता हूँ D1.update और इसके ब्रैकेट में जाके अगर मैं D को पास कर दूं, उसे एग्जीक्यूट करने के बाद अगर मैं D1 को प्रिंट करूं तो आप देखिए यहाँ पर इसने D के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो A की वैल्यू 45 थी वो अपडेट हो चुकी है हमारी D की वैल्यू 23 से। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज मेथड्स। एंड फाइनली अगर मैं इस D1 को क्लियर कर दूं, सो अब अगर आप इसे प्रिंट करें तो आप देखें मेरी डिक्शनरी ब्लैंक हो चुकी है। So this is how we can use all these methods as and when required for dictionary operations. So after understanding all these concept of dictionary, चलिए एक और फाइनल प्रोग्राम रेडी करते हैं। So as you can see in your screen, मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी रेडी की हुई है कुछ मार्क्स को लेके। Now the question is, मुझे डिक्शनरी के सिर्फ उन एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है जिनकी वैल्यूज 50 से ज्यादा है। तो चलिए इसके लिए हम कोड लिखते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा लूप का। हम इस डिक्शनरी के सारे ही एलिमेंट्स को एक एक करके इटरेट करेंगे और उन डिक्शनरी की कीज से मैच होने वाली वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे 50 से, और अगर वैल्यूज मैच हो जाएंगी तो फिर हम उसे क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिखता हूं फॉर। मैं यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल की ले लेता हूं जो मेरा एक काउंटर वेरिएबल है। फिर उसके बाद मैं इटरेबल लूंगा मेरे डी को, एंड इसके बाद में मैं इसके अंदर जाके सबसे पहले चेक करूंगा इफ माई डी, और इसके अंदर जो मैं की डालूंगा तो तुरंत इसकी वैल्यू आ जाएगी। इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है सो मैं यहाँ पर सिंपली जाके लिखूंगा प्रिंट। सबसे पहले तो मैं की को प्रिंट करूंगा, कॉमा लगा के उसके बाद में
मैं पास कर दूंगा इक्वल टू को एज ए स्ट्रिंग, इसे हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे एंड इसके बाद ऑब्वियसली मैं ले लूंगा यहाँ पे डी ब्रैकेट में की, सो दैट उस कॉरेस्पॉन्डिंग की वैल्यू को ये डिस्प्ले कर देगा। नाउ जैसे ही आप इसे रन करेंगे you will see this will show you only those elements जिनका वैल्यू 50 से ज्यादा है। So this is how we can write programs for dictionaries। So चलिए अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स की। So ये हैं हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है which is correct syntax to find the length of dictionary D। डिक्शनरी की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए इनमें से कौन सा सिंटैक्स हम यूज कर सकते हैं। तो काउंट मेथड का इस्तेमाल हम डिक्शनरी के साथ तो कर ही नहीं सकते, इसलिए ये रॉन्ग होगा। जहां तक बात है लेन मेथड की, तो लेन मेथड का इस्तेमाल करने के लिए जो करेक्ट सिंटैक्स होता है वो होता है हमारा ऑप्शन सी। लेन लेने के बाद उसके ब्रैकेट में हम डिक्शनरी को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज आवर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग दैट फाइंड द आउटपुट। दिस इज माई डिक्शनरी, कुछ वैल्यूज हैं, इसके साथ में हमें प्रिंट करना है डी, ब्रैकेट में हमने डाला है M4। ना अगर आप इस डिक्शनरी को ऑब्जर्व करें तो आप देखिए यहाँ पर हमारे M4 नाम की तो की ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अगर कोई की जो एग्जिस्ट ना करे और अगर आप उसे किसी एक्सप्रेशन में ले लें, इसका मतलब वह प्रोग्राम आपको की एरर प्रोड्यूस करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज आवर की एरर। क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग दैट टू मर्ज 2 डिक्शनरीज वी कैन यूज। अगर हमें 2 डिक्शनरी हैं उन्हें मर्ज करना है तो उसके लिए हम कौन से मेथड को यूज करते हैं। तो ज्वाइन मेथड नहीं होता है, मर्ज मेथड भी नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अपडेट मेथड। हम अपडेट मेथड का इस्तेमाल करते हुए डिक्शनरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ एक फंडामेंटल का फॉलो होता है, वो ये कि अगर 2 डिक्शनरी हैं लाइक D1 और D2, अगर दोनों में ही सेम कीज हैं तो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी की जो की होती है वो अपडेट हो जाती है नए डिक्शनरी की से। सो ये तो बात हुई हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग दैट फाइंड द आउटपुट। अगेन हमारे पास सेम डिक्शनरी है, बट इस बार ये बोलता है हमें प्रिंट करनी है डी डॉट कीज। नाउ कीज मेथड के द्वारा हमें की लिस्ट मिलती है, इन द सेंस इट रिटर्न्स यू द लिस्ट ऑफ कीज। इसका मतलब टपल नहीं होगा, डिक्शनरी भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। जैसा मैंने आपको कहा कि ये मेथड सिर्फ आपको की रिटर्न करता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन इज डिक्शनरीज आर साइज म्यूटेबल। बिल्कुल सही बात है, डिक्शनरी में आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक देयर आर 4 कीज, आप चाहें तो बाद में 5वीं की भी उसमें डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज डिक्शनरी कीज कैन बी डुप्लीकेटेड। सो ये जो ऑप्शन है दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, बिकॉज कीज जो होती हैं इट शुड बी यूनिक इन डिक्शनरी। सो ऑप्शन बी जो होगा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली। इसे हम यहां से हटा देते हैं। डिक्शनरी इज वैल्यू म्यूटेबल, बिल्कुल उसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं, और डिक्शनरी इज की इम्यूटेबल, ऑब्वियसली ये भी सही है, क्योंकि एक बार जो की आपने डिक्शनरी में असाइन कर दी वो आप चेंज नहीं कर सकते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डिक्शनरी कीज कैन बी डुप्लीकेटेड। सो चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स की। तो यहां पर मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम रेडी किया हुआ है जिसे आप जरूर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन इज क्रिएट ए डिक्शनरी स्टूडेंट विच कीज आर स्टूडेंट नेम एंड वैल्यूज आर देयर परसेंटेज एंड डू द फॉलोइंग्स। आपको एक स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बनानी है जिसमें की होंगी उसके नेम और एज ए वैल्यू आप लेंगे परसेंटेज। आफ्टर क्रिएटिंग दिस डिक्शनरी हमारा पहला क्वेश्चन है कि यू हैव टू ऐड ए न्यू स्टूडेंट नेम विथ हिज हर परसेंटेज बाय यूजर इनपुट। मतलब आपने डिक्शनरी बना दी, उसके बाद पहला ऑप्शन होगा जिसमें कि आप यूजर इनपुट करेगा एक नाम और साथ में उसकी एक वैल्यू जो कि एज ए न्यू नेम एंड परसेंटेज हमारी डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोलता है प्रिंट ऑल स्टूडेंट नेम्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स हमें सिर्फ स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करना है, मतलब कीज को डिस्प्ले करना है, बट वो भी होनी चाहिए सॉर्टेड इन द सेंस असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग दैट प्रिंट ऑल स्टूडेंट नेम्स हुज परसेंटेज इज मोर देन 75। सो जैसा मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि आपको जितनी भी अवेलेबल एलिमेंट्स हैं उनमें केवल उन एलिमेंट्स को शो करना है जिनकी वैल्यू 75 से ज्यादा है, आई मीन परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट इनपुट ए स्टूडेंट नेम एंड चेक वेदर ही शी इज एग्जिस्टिंग और नॉट। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट का नाम इनपुट करना है यूजर से और आंसर बताना है वेदर ही इज एग्जिस्टिंग और नॉट इन द गिवन डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्प्ले द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज नेम इज इनपुट बाय यूजर। तो यहाँ पर भी अगर स्टूडेंट का नाम आप डालते हैं सपोज राजा,
तो आंसर आ जाएगा 75, मतलब सिर्फ उसकी वैल्यू को हमें डिस्प्ले करना है। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिक्शनरी एंड आई होप कि इस वीडियो सेशन को देखने के बाद में डेफिनेटली आपके डिक्शनरी से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। बाय बाय एंड टेक केयर।